सोचिए, आप थक के बात पे सो गए हो। रात के 3 बजे है, ठंडी हवा चल रही है, आंखें बंद है, सपनों में खो गए हो। और फिर आपके सर पर एक 30 किलो का पत्थर गिरा दिया गया है, बिना किसी वजह के। ना कोई लूट, ना कोई वार्निंग, सीधे मौत। अफसोस कि आप बन गए हो द स्टोन मैन किलर का अगला शिकार। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो दिन भर काम करके थका हारा लौटता है। घर नहीं है, इसलिए अपना झोला सर के नीचे रखकर फुटपाथ पे सो जाता है। शहर के किसी एक कोने में अकेले, जहाँ कोई देखता भी नहीं। रात के 3 बजे है, उसके आसपास सिर्फ खामोशी और अंधेरा है। वो अब गहरी नींद में है। उसे क्या पता था अगले कुछ सेकंड में उसकी हमेशा के लिए दुनिया ही बदलने वाली है। धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर अचानक रात में एक पैर आता है, थर उठाता है। कोई आवाज नहीं करता, बस देखता है। और फिर एक जोर का वार। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह सच था। और यह पहला केस था एक ऐसे खौफनाक सिलसिले का जिसे इंडिया के सबसे चिलिंग अनसॉल्व सीरियल किलिंग्स में गिना जाता है, जिसका नाम था द स्टोन मैन किलर। बात 1985 की है। मुंबई के कुछ अलग ही हिस्सों में अजीब खौफनाक घटनाएं होने लगी। शिकार थे अक्सर वो लोग जो शहर के सबसे कमजोर भी थे। होमलेस, रैट पिकर, होटल वेटर्स जो होमलेस थे और रात को फुटपाथ पे अकेले सोने पे मजबूर थे। ऐसे लोगों की ना फैमिली होती थी, ना कोई दोस्त, ना कोई पूछने वाला। शायद इसलिए ही ये लोग सबसे प्राइम टारगेट थे, क्योंकि किलर या किलर्स को भी पता था कि इन लोग को सीरियस लेने वाला कोई नहीं है, ना सोसाइटी और ना पुलिस और गवर्नमेंट। धीरे धीरे सियोन, किंग सर्कल जैसे एरियाज में लाशें मिलने लगी। सबके मौत का एक ही तरीका, वो भी बहुत दर्दनाक। किसी ने अपना सर थोड़ा सा हिलाया भी नहीं होता, सिर्फ एक भारी पत्थर से सीधा सर कुचल दिया गया है। विक्टिम्स का कोई पता नहीं चला, सभी एनोनिमस है। ना कोई रिलेटिव, ना दोस्त, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट। शहर में ऐसे लोग जो किसी के नहीं होते, और इसलिए ही शायद स्टार्टिंग के केसेस को मुंबई पुलिस ने पर्सनल दुश्मनी के चलते किए गए मर्डर्स कहकर डिसमिस कर दिया, और ना ही कोई रिपोर्ट या प्रेशर होने के कारण केसेस को ज्यादा सीरियसली लिया, और ना ही ज्यादा कोशिश भी की। और इसी तरह केस ठंडे बक्से में चला गया। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार सेम तरीके के मर्डर केसेस सामने आने लगे, वही सेम विक्टिम्स और वही सेम ब्रूटल तरीका उनको मारने का। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाई, जबकि केसेस की लोकेशन भी आसपास के एरियाज में ही थी। शायद किसी ने इन विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा, इसलिए ज्यादा कोशिश भी नहीं की। पुलिस को पहली बार तब शक हुआ जब 6 केसेस एक जैसे तरीके से रिपोर्ट हुए। फिर एक रात सियोन में एक होमलेस पीटर किलर से बच गया। उसने बताया एक आदमी ने उसके सर पर पत्थर गिराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद खुल गई और वो बचकर भाग गया। लेकिन उसने किलर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि रात बहुत अंधेरी थी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने केस को सीरियसली लेना शुरू किया। यह बात तो फिर साफ हो गई कि ये एक सीरियल किलिंग का केस है, क्योंकि विक्टिम्स का आपस में सिर्फ यही एक लिंक था कि सारे होमलेस और अकेले थे, और रात के अंधेरे में ही मर्डर किए गए जब वो सो रहे थे। यह सब चीजें सिर्फ एक प्लान्ड और रूटीन सीरियल किलिंग्स की तरफ ही इशारा कर रही थी, और जिस ब्रूटल तरीके से मर्डर किए गए तो वो सिर्फ हेट्रेड दिखा रहे थे। कई सारी थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी ये थी कि ये एक सीरियल किलर या उनका ग्रुप कर रहा है। इसके रीजंस भी कई दिए गए, जैसे कि शायद कोई कल्ट द्वारा किसी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए ये सब किया जा रहा है, या फिर कोई सिर्फ एक डिरेंज इंडिविजुअल है जिसे होमलेस गरीब लोगों से नफरत हो, और उन्हें लगता हो कि वो उन्हें मारकर शहर को साफ कर रहे हैं अपने क्रिमिनल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। या फिर ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक किलर या किलर्स का काम हो सकता है, जिन्हें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी डिस्टर्बिंग फैंटेसीज को सच करने के लिए। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को भी अरेस्ट किया, किसी के खिलाफ भी एविडेंस न जुटा पाए और सबको रिलीज करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी किलर ने अपना शिकार जारी रखा। 1987 में माटुंगा में एक रैट पिकर की भी बहुत निर्मम हत्या कर दी गई। इस टाइम तक पुलिस बेबस और लाचार नजर आने लगी। मीडिया का भी प्रेशर पड़ने लगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे। लोग भी पुलिस की इनकॉम्पिटेंस से नाखुश थे।
लेकिन वो सिखा ही इतना शातिर कि कोई एविडेंस नहीं छोड़ता और उन्हीं को टारगेट करता था जिनके आगे पीछे कोई ना हो। मुंबई में दहशत का माहौल था, लेकिन फिर भी बहुत से होमलेस लोग इस बात से अनजान थे और अगर पता भी था तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि और कोई चांस उनके पास नहीं थी। बस डर कर सोने लगे। हालांकि ग्रुप में सोने लगे जिससे केसेस कम हो गए। इससे पता चला कि किलर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते। मतलब वो सिर्फ एक मेंटल साइकोपैथ नहीं, पर अपने एक सिनिस्टर मोटिव के तहत प्लानिंग से किलिंग्स कर रहे हैं। मिड 1988 बाद सब कुछ अचानक से रुक गया। ना कोई नए मर्डर, ना कोई लाश। 7-8 महीने तक शहर में शांति थी। उसने सोचा या तो किलर डर गया और रुक गया, या मर गया, या कहीं और चला गया। पर सच तो यह था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक नए शहर में दोबारा शुरू होने वाली थी। 1989 का गर्मियों का मौसम। कोलकाता। जब मुंबई में सब शांत हो चुका था, तब कोलकाता के सेंट्रल एरियाज में एक नई दहशत जन्म लेने लगी थी। जून 1989 में पहली लाश मिली। एक आदमी की डेड बॉडी फुटपाथ पर, सर कुचला हुआ। मौत का तरीका वही, बिना वार्निंग, बिना वजह, सीधा पत्थर से सर पर वार। कोलकाता पुलिस ने समझा कि यह लोकल गैंग वायलेंस है, लेकिन मुंबई इंसिडेंट्स इस वक्त तक देश भर में, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में वायरल हो चुके थे। इसलिए एक बार डाउट जरूर गया कि कहीं ये स्टोनमैन का काम तो नहीं, वही नाम जो मीडिया ने इस अननोन सीरियल किलर को दिया था। धीरे धीरे और केसेस सामने आने लगे। सभी केसेस में एक ही पैटर्न, विक्टिम्स मोस्टली होमलेस थे, फुटपाथ पर अकेले सोते थे और मौत होती थी रात के 2 बजे से 5 बजे के बीच। मर्डर वेपन इस बार और भी भारी था, कभी एक बड़ा पत्थर तो कभी एक कंक्रीट स्लैब। कुछ केसेस में पुलिस को समझ आ गया कि यह भी स्टोनमैन किलर जैसी सीरियल किलिंग्स का केस है। सबसे पहले यही थ्योरी सामने आई कि या तो स्टोनमैन अब मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गया है, या फिर यह कोई नया कॉपीकैट किलर है जो मुंबई के स्टोनमैन केस से इंस्पायर हो गया है और वही पैटर्न से ये सभी किलिंग्स को अंजाम दे रहा है। ऐसा करते करते ही सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ही करीब 13 विक्टिम्स हो गए, जो कि अब मुंबई के 3 साल के अंदर 12 कंफर्म विक्टिम्स से भी ज्यादा भयानक और डरावनी सिचुएशन हो चुकी थी। किलिंग्स के तरीके को देखकर पुलिस ने अज्यूम किया किलर जरूरी ही कोई टॉल वेल बिल्ड आदमी होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एक नहीं बल्कि एक किलर्स का ग्रुप हो। कई सस्पेक्ट्स भी उठाए गए, पर किसी के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला, ना कोई आई विटनेसेस, ना कोई सीसीटीवी। और फिर से जैसा मुंबई में हुआ था, पुलिस के हाथ खाली ही रह गए। मीडिया ने इसे नाम दिया द रिटर्न ऑफ द स्टोन मैन। कुछ लोग मानते हैं कि ये वही किलर था जो मुंबई से कोलकाता आ गया। कुछ कहते हैं ये एक कॉपीकैट भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कभी ऑफिशियली केसेस को लिंक नहीं किया। लेकिन तरीका, मोटिव और ब्रूटलिटी के तरीके सब एक जैसे ही थे। और सबसे बड़ा कॉन्सिडेंस, ये किलिंग्स भी अचानक ही बंद हो गई। इस पर थ्योरी ये भी थी कि पुलिस ने जिन सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया उन्हीं में से कोई किलर था। कस्टडी में जब वो रहा तो किलिंग्स रुक गई। फिर जब पुलिस ने उसे रिलीज कर दिया, फिर उसने पकड़े जाने के डर से किलिंग्स बंद कर दी। या फिर वही थ्योरी जो मुंबई में दी गई, अब वो कहीं और सिटी में शिफ्ट हो चुका है या मर चुका है। तो आखिर में ये केस भी मुंबई जैसे अनरिजॉल्व ही रह गया और जो होमलेस विक्टिम्स थे उन्हें या उनकी फैमिलीज या रिलेटिव्स को फिर कोई जस्टिस नहीं मिला। क्या किलर सच में मुंबई से कोलकाता आया, या ये एक ही आदमी था? ये हर शहर में एक स्टोर में छुपा होता है? ये सवाल इन दोनों केसेस के साथ हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर ही रह गए। मुंबई, कोलकाता, दो अलग शहर, दो अलग कहानियां, इन तरीका, वक्त और विक्टिम्स सब कुछ एक जैसा। और सबसे बड़ा पॉइंट, दोनों केसेस कभी सॉल्व नहीं हुए। पुलिस थ्योरी में कई असम्पशंस थे। कुछ कहते थे कि किलर मेंटली डिस्टर्ब था, कुछ मानते थे कि ये एक रिचुअलिस्टिक मर्डर्स थे, किसी कल्ट का काम। एक और थ्योरी ये भी थी किलर को होमलेस लोगों से नफरत थी, उन्हें साफ करना चाहता था जैसे शहर का कचरा हो। लेकिन किसी के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, ना फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए, ना कोई पैटर्न बियॉन्ड ब्रूटैलिटी। इंटरेस्टिंग, कुछ लोग ये भी कहते थे कि स्टोनमैन की इंस्पिरेशन राम राघवन या सिमिलर सीरियल किलर्स थे, क्योंकि रमन राघव ने भी 1960s में मुंबई के स्लम्स में 30 से ज्यादा लोगों को मारा था और उसका तरीका भी कुछ मिलता जुलता था। और इस केस के बाद भी सिमिलर केसेस रिपोर्ट हुए
जैसे 2009 में गुवाहाटी में भी सिमिलर किलिंग्स की रिपोर्ट हुई, वही टाइम स्लॉट, वही मर्डर स्टाइल, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पुअर थी, इसलिए उस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। लेकिन वो सिर्फ 3 मर्डर्स के बाद ही सिलसिला थम गया। पॉप कल्चर ने भी इस केस को एक्सप्लोर किया है। 2009 में द स्टोनमैन मर्डर्स नाम की एक बॉलीवुड फिल्म भी आई थी, जिसमें अरबाज खान और के मेनन मुख्य भूमिका में थे। और रिसेंट टाइम्स में बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म होइची ने भी इस पर एक वेब सीरीज निकाली है। लेकिन रियल लाइफ में विक्टिम्स के लिए कोई जस्टिस नहीं हुआ, ना उनके लिए कैंडल मार्चेस हुए, ना उनका नाम किसी फाइल के बाहर भी निकला। इन केसेस ने लेकिन लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। क्या स्टोनमैन अब भी कहीं जिंदा है? क्या वो वापस आएगा? या हर शहर के अंधेरे में छुपा है कोई एक और जो सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये लगता है ये केस एक दायरा है जिसका कोई एंड नहीं, कमेंट्स में लिखिए। क्या आपको लगता है किलर एक ही था या ये बस कोइंसिडेंस था? चलिए तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग केस के साथ। Alvida. Thanks for watching. Now like, share, comment and subscribe to Creepy Sutra for more such amazing videos.